नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते निफ्टी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुकाम हासिल किया और वो था 24,300 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोजिंग। तो क्या ये माना जाए कि जो 1,000 पॉइंट की वो रेंज लेके चलता था उसने नई रेंज में प्रवेश कर लिया है या अभी कंफर्मेशन बाकी है? क्योंकि हजार हजार पॉइंट की रेंज में उसने 15 हफ्ते गुजारे हैं। तो अब यहाँ से 24,300 से 25,300 की रेंज में वो एंटर कर गया या अभी भी हमें और कंफर्मेशन की जरूरत है? पहला तो पॉइंट ये हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, हमने देखा कि ग्लोबल फ्रंट में कई बार ऊपर नीचे हुए, तो नैस्डैक में क्या हुआ, हमारी करेंसी क्या रुख बता रही है, और क्रूड ऑयल ने भी जुलाई महीने में 24% की राइज दिखाई है क्लोजिंग बेसिस पे। ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज है किसी भी महीने में अब तक। तो कई सारे डेटा पॉइंट चूंकि मंथली क्लोज भी हैं, वीकली क्लोज भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको समझना कि मार्केट की दिशा अब यहाँ से क्या होने वाली है। इसी को डिटेल में समझते हैं सरवेन जी के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरवेन जी नमस्कार। और हमने देखा कि मंथली क्लोज, वीकली क्लोज और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे कई सारे फैक्टर्स हुए, और दर्शकों की बहुत मांग थी कि आप इंटरनेशनल पे कम बात करते हो, तो एक इंडेक्स हम लोग हमेशा अब लेंगे। तो आज हम लोग नैस्डैक लेके चल रहे हैं कि उसमें क्या हुआ। तो पहले तो बताइए कि क्या हुआ भाई, निफ्टी ने क्या नई कक्षा में प्रवेश कर लिया है या अभी आप इंतजार करेंगे? जी, बहुत-बहुत नमस्कार। दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए नई कक्षा में प्रवेश ये थोड़ा कहना अभी मुश्किल होगा इन द सेंस या प्रीमेच्योर होगा क्योंकि ब्रॉडली आप उसी रेंज में एक 70-80 पॉइंट का फ़िल्टर आप लेके चलेंगे किसी एक लेवल से। और दूसरा हमने हमेशा से बोला है कि 25,300 25,500 एंड इनफैक्ट वो जो एक आपने स्पाइक मारा था 24,600 वाला, माफ़ कीजिएगा 24,600 24,300 ये रेंजेस रही हैं। 24,600 वो वाला हाई था जहाँ हमने पहली बार पीस डील होगी ऐसा हमने सोचा था कि होगी और साइन होगा, हुआ कुछ नहीं। तो 2-3 बार आई थिंक थर्ड टाइम ये हो गया कि एक बार लड़ाई चालू हुई फिर हाँ, पीस डील हो रही है। तो 3 बार पीस हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 24,600 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी किसी कारण से बंद नहीं कर पा रहा है सपोज़। तो मैं अभी भी यही मान के चलूँगा कि 24,600 24,500 वाला एरिया। और येस, हमने एक लेवल दिया हुआ है कि भाई 24,300 वो तो है ही इम्पोर्टेंट। तो उसके ऊपर आप थोड़ा-सा ऊपर बंद गए हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि आप अ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती कि कोई एग्ज़ैक्ट एक पॉइंट या एक ब्रॉड 100-200 पॉइंट की आप रेंज, आधे 1% की रेंज आप लेके चल सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि राउंड 24,300 से 24,500 आप मान के चलिए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बंद नहीं आए हैं। 14वाँ हफ्ता और ये अभी 14वाँ हफ्ता ये चल रहा है। जब जहाँ से आप पहली बार 24,600 गए थे, 14 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। मुझे लगा था कि गए हफ्ते में जैसे हमने बोला था कि गए हफ्ते में काफ़ी एक अच्छा करवट एक टर्न आया था। बट इस हफ्ते में ऐसा दिखा है कि थोड़ा-सा लास्ट लेग में लास्ट 2-3 दिन में एफआईआईज़ की भी बाइंग रही है। तो मुझे अब नहीं मालूम शायद कुछ मंथली एडजस्टमेंट्स या कुछ रहते हैं उनके भी। तो उसकी वजह से मुझे लगा लास्ट 2 दिन में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा टेक्निकल रीज़न नहीं दिखा था मुझे कि सडनली उसकी वजह से इतनी जो बाइंग 2-3 दिन की उनकी मर्ज हुई, वो क्यों हुई? तो मैं जब उसे कारण ढूँढ रहा था तो मुझे लगा कि मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट एक मंथली क्लोज़ को दे देता हूँ कि लास्ट मंथ के 1-2 दिन में सबके एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो मे बी उसके नज़रिए से कहीं कुछ बाइंग हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है अगला हफ्ता क्रूशियल है। अगर किन्हीं कारणों से लेवल्स टिके रहे और आप 24,500 24,600 के ऊपर निकलने लगे और गोरे की बाइंग चलती रही और एक वहाँ कुछ करवट दिखा, तो येस बिल्कुल सोचेंगे कि भाई ये 13-14 हफ्ते की 14 हफ्ते की 15 हफ्ते की रेंज कहीं वीक में कहीं ब्रेकआउट तो नहीं हो रही है। तो वो कॉल ज़रूर लेंगे जब अगर 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 आप ये 24,500 24,600 वाले लेवल्स निकालते हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो बिल्कुल वो चीज़ें वो बात लेनी पड़ेगी। बट फिलहाल इसीलिए अभी तक स्टांस नहीं चेंज किया है क्योंकि बार-बार जैसे मैंने बोला ना ट्रेडिंग में व्यू चेंज करके कुछ मायने नहीं है और 4 महीने का रोल ओवर लेके हम बैठे हैं। जहाँ से हमने पहली बार बोला है वहाँ से 4 महीने का रोल ओवर हम लेके बैठे हैं। तो अभी अभी भी हम कॉस्ट पे हैं, मतलब कॉस्ट से थोड़ा 100 पॉइंट प्रॉफिट में ही है। सो लेट्स सी। आई थिंक जिन्होंने भी 4 महीने इसको रोल किया है 24,300 से उनकी कॉस्टिंग 24,700 तक पहुँची हुई है। तो अभी भी आप करीब 200 ती 300 पॉइंट अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। तो उस मद्देनज़र से मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है सोचने का। हम्म। और इतनी बड़ी रेंज इतने नैरो इतनी बड़ी रेंज जो बनी है 14-15 हफ्ते की, मुझे नहीं लगता कि लास्ट 2 ढाई 3-4 साल में आई थिंक 2021-22 में एक बार 12 हफ्ते की एक रेंज बनी थी, 10-11 हफ्ते की। सो ये हुआ भी पहली बार है कि इतनी एक शैलो रेंज बनी हुई है और इतना टाइम उस पैटर्न ने लगा दिया है। तो उससे ओके। एक चीज़ समझ में ये चीज़ बहुत क्लियरली आती है कि जो भी ट्रेड मिलेगा, ऊपर या नीचे का वो मीनिंगफुल होगा। फिलहाल हम क्योंकि ऑलरेडी
उस कैंप में हैं जहां हमने वो व्यू लिया हुआ है, इसलिए हम उसको चेंज करके बार-बार कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी कोई मेजर स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि एकदम से व्यू हम्म, चेंज किया जाए, इसलिए हम उस व्यू को मेंटेन रखते हैं। और बुल्स भी ये बात बोल सकते हैं कि भाई हम भी वो व्यू मेंटेन रख रहे हैं क्योंकि 14 हफ्ते, 15 हफ्ते से कुछ खास विशेष हुआ नहीं है। सो इवन हम्म। स्टीवन्स है अभी, बट मैं अभी भी लुकिंग एट एवरीथिंग, मैं अभी भी तो 65-35 या 60-40 बेयर कैंप में ही हूँ। क्या अभी भी ये मुझे लगता है मतलब पलड़ा थोड़ा-सा भैंस का ही भारी है। जी। कि अगर ये नेक्स्ट वीक 24,400 के ऊपर चला गया तो ये कह सकते हैं क्या कि 1000 पॉइंट की नई रेंज खुलेगी? अभी तो 26 तो बहुत दूर है, अभी तो 24,400 300 से 25,300 तक की रेंज खुल जाएगी अगर ये अगले हफ्ते भी ऊपर चलता है तो। जी। 24,600 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आया तो मेरा भी वो रेड फ्लैग रहेगा। मतलब हम भी 14 देखिए पेशेंस से वेट कर रहे हैं, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि बार-बार ट्रेड करके ट्रांजैक्शन कॉस्ट चुकाने का ब्रोकर को कॉस्ट चुकाने का कोई मतलब नहीं है। इवन फॉर बुल्स एंड बेयर्स बोथ अप्लाई होता है। अगर बुल्स भी लेके बैठे हैं, वो भी अभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ पॉकेट नहीं गए हैं। 400 पॉइंट, 300 पॉइंट निफ्टी में इज़ नॉट वेरी बिग आउट ऑफ पॉकेट। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आप 400-500 पॉइंट का आइदर साइड दोनों तरफ स्टॉप लॉस तो लगा के चलेंगे ही मिनिमम। 5 2% से कम क्या स्टॉप लॉस लगाएँगे सर आप? उतना तो आपको किसी भी ट्रेडिंग पोजिशन में स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ता है। सो व्हिच इज़ अराउंड 500 पॉइंट्स। तो हम्म, आउट ऑफ पॉकेट डीपली कोई भी नहीं गया है। थोड़े कभी-कभी बुल्स थोड़ा बेयर्स थोड़ा इन द मनी काफ़ी अच्छा गए थे 1000 पॉइंट लास्ट हफ्ते में। तो क्यों गिव अप किया वो मेरे लिए भी थोड़ा-सा विषय है सोचने का निफ्टी के केस में। और जैसे मैंने बोला कि 2 दिन का मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, शायद कोई मंथली एडजस्टमेंट्स रहे हों, जिनकी वजह से आपको गोरे की बाइंग दिखी है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा टेक्निकल रीज़न नहीं दिखा कि सडनली बाइंग क्यों आनी चाहिए। अगर बाइंग आती 24,600 24,500 600 के ऊपर तो मैं बोलता हूँ, हाँ, चलो एक ब्रेकआउट हो रहा है तो टेक्निकल बाइंग आ रही है। ठीक है? बट देयर हैज़ बीन नो कोई रीज़न ऐसा विशेष नहीं दिखा मुझे, अननेसेसरी कोई अगले हफ्ते में कुछ नया डेवलपमेंट आए। टेक्निकल कोई रीज़न नहीं दिखा कि सडनली जो लोग बेच रहे थे, वो सडनली बाइंग में क्यों आ गए। और वैसे भी देखिए जुलाई का महीना ये वाला बड़ा ठंडा गया है। मतलब गोरे की वॉल्यूम्स भी कम रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नेट बाय एंड सेल का कोई बहुत बड़ा नहीं है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो शायद उन्होंने भी एक बैक सीट ली है। 14-15 हफ्ते की रेंज में एवरीबॉडी इज़ टेकिंग टाइम टू काइंड ऑफ एक बैक सीट ली है कि चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू ओवर कमिट। इतना समय निकल गया है कि सबके लिए कन्फ्यूजिंग है कि ऐसी रेंज कभी बनी नहीं। बट जैसे मैंने बोला मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि मैं इन द मनी हूँ, तो रोल ओवर खा के 4 महीने से अगर इस व्यू पे, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास टाइम है सोचने का और मैं जल्दीबाजी में कोई स्टांस नहीं चेंज करना चाहता हूँ। सो वी आर स्टिकिंग टू 65-35 इन द बैक कैंप। जी। और निफ्टी 500 क्या व्यू बना रहा है? देखिए निफ्टी 500 का वीकली चार्ट लेके लाने का एक कारण ये भी था कि अगर आप देखिए जहाँ से पहली पीस डील साइन हुई थी, वहाँ से एक थोड़ा ने निफ्टी 500 ने एक हल्का-सा नया हायर हाई लगाया था। मतलब वीकली हम्म, में एक थोड़ा-सा नया हाई लगाया, उसके बाद अभी इस हफ्ते में एक और थर्ड नया हाई लगा दिया, इस ट्रेंड हम्म, में। जहाँ की अभी तक निफ्टी के सारे हाइज़ स्लाइटली लोअर रहे हैं। तो मैं जो बोलता हूँ ना कि विथिन दिस ट्रेंड, एवरेजेस मस्ट कन्फर्म। इनकी ट्रैजेक्टरीज़ अभी भी उतनी डिसाइसिवली कन्फर्म नहीं हो रही है। निफ्टी 500 और निफ्टी 50 में मुझे अभी भी लग रहा है कि निफ्टी 500 कुछ अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी 500 की पिक्चर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चलो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो 65-35 इन फेवर ऑफ बुल्स। अगर आप निफ्टी 500 का स्टैंड अलोन चार्ट देखेंगे तो 60-40 या 65-35 यू विल बी इन फेवर ऑफ बुल्स। पर वहीं जब मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है 60-40 65-35 इन फेवर ऑफ बेयर। तो क्योंकि इंडेक्स को हम ज्यादा वेट देते हैं, निफ्टी को सभी लोग ज्यादा वेट देते हैं, सभी उसको देखते हैं और वहां पे आपका एक काफी बड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है। इसलिए मैं हम्म, निफ्टी के साथ ही जा रहा हूं और कह रहा हूं कि निफ्टी 500 निफ्टी का साथ नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। और निफ्टी 500 हल्की सी बुलिश पिक्चर दिखा रहा है, बट निफ्टी वो पिक्चर नहीं दिखा रहा है अभी एज़ ऑफ लास्ट वीक। तो इस विरोधाभास से मुझे कभी भी मज़ा नहीं आता है। मतलब दोनों अगर साथ चलें तो मुझे इट इज़ ऑलवेज़ मोर कॉन्फिडेंस कि आप एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस या विश्वास के साथ आप बोल सकते हैं कि हाँ, देश के 2 बड़े इंडेक्स साथ में चल रहे हैं। तो अभी मेरे हिसाब से एक हायर टॉप हायर बॉटम में चल रहा है और एक नहीं चल रहा है। ये क्लियर कट वीकली चार्ट्स में दिख रहा है। इसलिए मैं और थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला ना, मैं और थोड़ा-सा एक बैकफुट या हम थोड़ा-सा और एक समय लेना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बोला वीकली और मंथली का जो टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे सुबह गोधूली जिसको बोलते हैं ना, या तो डस्क एंड डॉन, तो वो जो कलर जब चेंज हो रहा था लाइट का ना, उस समय थोड़ा-सा 1-2 दिन अलर्ट रह लेने में कोई बुराई नहीं है। तो जी। मंडे, ट्यूसडे देख लेंगे। और मेरा तो फ़िल्टर वही 24,600 पे ही है। 24,600 के ऊपर वीकली क्लोज़ आया, वो मेरा रेड फ्लैग है, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा आप खड़े नहीं रहना चाहेंगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट या भाव टू भाव आप निकलना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो 500 हज़ार पॉइंट, 1500 पॉइंट अगर जगह बनती है, तो खेलेंगे। बट वो अभी तक हमारा व्यू बना नहीं है।
1000-1200 पॉइंट के ऊपर में जगह बनी है, ऐसा व्यू एज़ ऑफ टुडे, एज़ ऑफ नाउ अभी नहीं है। इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। जी। परफेक्ट। तो छोटे मझोले शेयर जो कि 500 में उनका भी आ जाता है, तो वो थोड़ी सी बेटर पिक्चर दिखा रहे हैं, और हमने देखा भी कि उसमें ज़्यादा अच्छी रैली बनी। वैसे भी इनको अगर आप जंजी शेयर मान लें तो ये पुराने लोगों से सहमत नहीं है। अब आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 26,594। जी। ये इंडाइसेस क्या, इसमें तो थोड़ा बेटर लग रहा है, हालांकि वीक कैंडल लग रही लास्ट वाली। जी। लेकिन क्या क्या तस्वीर दिख रही है आपको फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मैंने इश्यू यहाँ पे यही है, जैसे मैंने बोला कि ट्रैक्शन नहीं है। अभी तक हम वीकली चार्ट्स देख रहे थे, फिर हमने देखा कि थोड़े मंथली चार्ट्स में अगर वीकली में कुछ हुआ है अच्छा, तो क्या में? उसका रिफ्लेक्शन मंथली चार्ट में है? अगर लास्ट 1-2 हफ्ते में आप चले हैं और 15 दिन में आप ये जो चले हैं सपोज़, तो इनका रिफ्लेक्शन क्या दूसरे सेक्टोरल इंडाइसेस में है? और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक बड़ा इंडेक्स है, मतलब इन द सेंस एक एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेटेड इंडेक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि फाइनेंशियल्स को तो ब्रॉडर मार्केट का सपोर्ट देना चाहिए कि जहाँ से पैसा बन रहा है, जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ पैसे का खेल है मेन, और शेयर बाजार भी पूरा पैसे का खेल है, उन जगहों पे क्या हो रहा है। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी फ्लैट मंथली क्लोज, कोई बहुत लुकिंग पिछले मंथ के ग्रीन कैंडल को अगर आप यहाँ देखें, उसके हिसाब से कुछ फॉलो थ्रू आना चाहिए था। हर ट्रेंड में जब आप धीमे-धीमे ऊपर जा रहे होते हैं, थोड़ा फॉलो थ्रू करते रहते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप बुल हैं, तो आपके साथ ग्रीन कैंडल्स अगर आपके साथ चलते रहेंगे और अच्छे क्लोजेस आते रहेंगे और नेट मूवमेंट थोड़ा अच्छा होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। बट यहाँ क्या हुआ, मुझे लगता है फिसल आउट हो गया इस महीने में। इस महीने में गए महीने का मूव का फॉलो थ्रू नहीं आया और एक बड़ा फ्लैट सा एक क्लोज आया है, और एक जिसको हम डोजी क्लोज बोलते हैं, वो एक बड़ा फ्लैट सा क्लोज है। इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने को यही है कि स्टॉल हो गया है मार्केट। एक अच्छा ग्रीन कैंडल करने के बाद मंथली में इस महीने में स्टॉल हो गया है। तो ये यहाँ पे अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी निफ्टी के केस में मैं आपको बोलूँ, जो हमारी बात एक थोड़ी-सी मेरी पिछले उसमें सेटअप में रह गई, कि निफ्टी का जुलाई-अगस्त वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब निफ्टी एक करेक्टिव डिक्लाइन में होता है, उस समय बड़े टर्न आप जाके देख लीजिए हिस्ट्री में, बड़े टर्न 11, 13, 15, 17, इनमें बड़े टर्न्स अप या डाउन आपको जुलाई, अगस्त के महीनों में दिखेंगे, ठीक है? हम्म। 2008 को भी आप जाके देखेंगे, तो अगस्त वाज़ स्टॉलिंग, सितंबर में तो अगस्त में स्टॉल हुआ बाजार, जुलाई, अगस्त में बाजार स्टॉल हुआ, उसके बाद गिरा। सो ये विंडो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग का आ गया है। आप 2018 का भी टॉप जाके देखेंगे तो अगस्त, सितंबर का टॉप है। सेकंड वाला, जो सेकंड हाफ ऑफ 2018 में हुआ था। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट टर्न विंडो में घुस रहे हैं। अगस्त, सितंबर वैसे भी इंडियन मार्केट्स की इंपॉर्टेंट टर्न विंडोज रही हैं। तो आप हम्म। जाके जब देखेंगे तो आपको इवन जाके देखेंगे तो आप देखेंगे 24 वाला भी टर्न वहीं पे था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि यू आर एंटरिंग अ इंपॉर्टेंट टर्न विंडो, और आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। आपके पास सेटअप में स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं अभी भी, जैसे मैंने बोला ना, कि मैं अभी भी स्केप्टिकल हूँ। मैं अभी भी थोड़ा-सा फूँक-फूँक के पीने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट को होने में उसको कन्फर्म करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। बट यहाँ हम्म। से जिसको बोलते हैं ना, वाटर फ्लोज ऑन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, पानी वहीं बहता है जहाँ सबसे कम उसको रुकावट हो। तो मुझे लगता है कि अभी भी कि रुकावट नीचे की ही कम है, ऊपर जाने में बहुत सारे हर्डल हैं, बहुत सारे लोग फंसे हैं, बहुत सारे लोगों को तो जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे तो लोग अपने भाव पे निकलते हैं। बुल्स जब आप अटक जाते हैं किसी ट्रेड में, तो आपको कोशिश होती है, अगर आप 6-12 महीने किसी ट्रेड के नीचे रह गए, तो जस्ट पहली बार आपके भाव के आस-पास आता है, तो आप एक एग्ज़िट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रेशर आता है। तो बुल्स टायर्ड है, अपर लेवल्स पे बुल की सेलिंग रहेगी जहाँ-जहाँ उसके भाव आएँगे। तो उस एंगल से मुझे लगता है कि ऊपर में प्रेशर ज़्यादा रहेगा चलने के लिए, क्योंकि आपको वो वॉल्यूम को अब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। तो क्या उतना मात्रा या उतना लोगों के अंदर ताकत है अभी बुल्स के अंदर, कि ऊपर के लेवल के भाव पहले सप्लाई को अब्ज़ॉर्ब करके बाजार को ऊपर लेके जा पाएँ? हम्म। मुझे लगता है, मुझे उसमें थोड़ा-सा संशय है। मुझे नहीं लगता कि वो ईज़ी प्रोसेस है। ईज़ियर प्रोसेस ये है कि बाजार, वो जो जुलाई-अगस्त का मैं करेक्शन बोल रहा हूँ, जब आप पिछले सालों में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे जो टर्न्स आते हैं, वो नीचे की तरफ ज़्यादा आए हुए हैं। पिछले 7-8 सालों में अगर आप जाके देखेंगे। तो इन अ जी। करेक्टिव मूव जब भी रहे, जुलाई अगस्त तकलीफ देता है। अगस्त का महीना तकलीफ दे सकता है आपको। सो लेट्स सी, एज़ आई सेड, ये सारी चीज़ों को जब देखता हूँ, तो इमीडिएटली कोई बहुत ज़्यादा बुलिश होने के कारण नहीं दिख रहे हैं। और उसमें से एक, जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी फाइनेंशियल्स आप देखते हैं तो इट्स अ क्लियर स्टॉलिंग पैटर्न। बाजार जाके एकदम से रुक गया है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स देखिए, क्लियर कट स्टॉलिंग पैटर्न्स हैं और वीकनेस है। उतने स्ट्रॉन्ग पुल बैक या बाउंस बैक तो है ही नहीं बैंकिंग स्टॉक्स में।
तो वो अपने आप में दर्शा रहा है कि आपका एक बड़ा सेक्टर, जो एक बड़ा सेक्टर है, जहाँ से सारा मनी क्रिएशन हो रहा है, जहाँ से सारा कुछ ये गणित चल रही है, आपके हम्म, एमटीए बुक, आपकी ब्रोकर बुक और जो भी आपका चल रहा है, फाइनेंसिंग, फंडिंग चीज़ों खरीद-फरोख्त, तो वो आई थिंक कंज्यूमर साइड में भी आप जाके देखें तो निफ्टी कंज्यूमर एफएमसीजी इंडेक्स में भी मुझे हल्का-सा स्टॉलिंग ही लगा, मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो वो सबको देखता हूँ तो एक स्पेस पूरा ऐसा दिख रहा है, जो बता रहा है कि कोई जल्दीबाजी में कोई स्टांस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एंड ऊपर की तरफ हर्डल्स बहुत रहने वाले हैं ओवरऑल मार्केट में। और बाकी जो भी हम मंथली चार्ट्स देखेंगे उसमें भी ये क्लियरली दर्शा रहा है। जी, ओके। अब आते हैं विदेशी बाजार पे। अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते काफी उतार जी, चढ़ाव हुआ, मतलब शुरू में काफी गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, और खासतौर पे चिप और मैक्स 7 टेक इन्हीं स्टॉक्स में ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन जी। फाइनली नेस्डैक 100 हम देख रहे हैं 28,274 पे, और यही सबसे ज्यादा मूव भी कर रहा था। तो इसका भी मंथली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, एक बड़ा सा लाल कैंडल बना हुआ है लास्ट वाला। ये क्या संकेत जी। दे रहा है? देखिए, ये मैंने इसमें मार्क नहीं दिख रहा है बट आई थिंक उस चार्ट में आपको दिखेगा वो 21-22 वाला जो टॉप है दिसंबर 21 और जनवरी 22 वाला जो टॉप है, उसका ही मुझे लगता है एक वेरिएशन जो हम पैटर्न वेरिएशन बोलते हैं वही यहाँ बना है। काफ़ी वीकली सॉरी काफ़ी मंथली में काफ़ी बेयरिश पैटर्न है ये। मंथली हम्म, रिवर्सल सेटअप्स में काफ़ी एक ये बेयरिश पैटर्न है और यही सेम पैटर्न रिपीट होता है 21-22 के टॉप में। तो जो जाके देखना चाहे वो देख सकता है। और उसके बाद ठीक-ठाक गिरावट आई थी नास्डैक में आई थिंक 16,500 से हम गए थे तकरीबन 10,600 तक। तो एक ऑलमोस्ट 35 40-50% का एक गिरावट 40% की गिरावट आई थी नास्डैक में उस समय। उसी हम्म, पैटर्न का आई थिंक एक वेरिएशन का रिपीट है और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा अब इस मंथली क्लोज़ को देख के ओवरऑल इस थीम पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि नेगेटिव है। नास्डैक 100 का जो चार्ट है ये दर्शा रहा है कि कहीं देयर इज़ अ प्रेशर अ, वहाँ के आईटी स्पेस में रहेगा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल मेरे हिसाब से आया हुआ है। ये कैसे प्ले आउट होगा, कितना प्ले आउट होगा वो वीकली बेसिस पे इसको रिव्यू करते रहेंगे, अगले आने वाले महीनों में, हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। बट स्टैंड अलोन देखते हुए इसको तो देख के डर लग रहा है। तो हम्म, अब उसमें क्या कारण आएँगे यूएस में मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा यही बोलता हूँ न्यूज़ ऑलवेज़ फॉलोज़ प्राइस तो यहाँ मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज़ वाले सेटअप बन गए हैं। यहाँ पे बेचने के मौके आपको ढूँढने चाहिए इस इंडेक्स में। हम्म, नैस्डैक 100 के बास्केट में आप जाके ढूँढिए और आपको बेचने के जो मौके मिले, उनको करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो कर सकते हैं वो और आपकी ऑडियंस तो इंटरनेशनल है, तो जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास वो लेग है करने के लिए, आई थिंक नैस्डैक 100 में अच्छे मौके नहीं, मिलेंगे बेचने के। जी, चिप स्टॉक्स में तो भयंकर बिकवाली हुई है यूएस में। और लास्ट फ्राइडे को मतलब बाउंस बैक भी था, मतलब कई सारे स्टॉक 20-25% तक चले, लेकिन उससे पहले वो भयानक गिर चुके हैं। ये आपकी बात सही कि वहाँ पे नेस्डैक में प्रेशर है, हर लेवल पे वहाँ पे। इवन बहुत स्पेस एक्स तो अपने आईपीओ से नीचे चल रहा है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए कि हर हफ्ते एक इंटरनेशनल चार्ट हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। कई लोग कह रहे थे कि आप लोग यूएस चार्ट जरूर करिए, तो नेस्डैक इसीलिए हम लोगों ने इसमें लिया है कि यहाँ पे वीकनेस दिख रही थी। जी। सरवेन, इसी समय जोड़ के हमें ये भी बता दीजिए कि अगर नेस्डैक गिर रहा है तो एक सेंटिमेंट ट्रेड हमारे आईटी में बनता है। जैसे हमने देखा कि जब कोरिया का मार्केट कोस्पी अपने हाई से 32% गिरा, जी, और जब जब वो गिरा तो हमारे आईटी ने रफ्तार पकड़ी, एक सेंटिमेंट ट्रेड बना कि देखो अब चिप ट्रेड फिजल आउट हो रहा है तो हमारा चलेगा। हालांकि उसका कोई फंडामेंटल एविडेंस नहीं है अभी तक कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन हुआ है, आईटी चला भी है, तो लोग उसको भी जोड़ के देख रहे हैं। तो अगर ये नेस्डैक सेल ऑन राइज है तो आईटी हमारा कहां तक चलेगा? अभी अब और चलेगा क्या? चल तो रहा जबरदस्त। दोनों चार्ट्स को अगर आप एक रोलर कोस्टर मान लें, तो निफ्टी निफ्टी आईटी का रोलर कोस्टर निफ्टी आईटी हाई करके काफ़ी एक बड़ा झोल नीचे में एक बड़ा एक डिप वाला उसका लेग आ चुका है और उसमें कहीं वो अगला चढ़ाव की तरफ था और वो चढ़ा भी। तो वहाँ पे हमारे टारगेट्स आ गए। 31-500 के जो हमने टारगेट्स लिए थे गए पॉडकास्ट को भी लोग जाके देख सकते हैं, उसमें वो चार्ट दिखाया था। तो वो टारगेट्स जो आने थे वो आ गए। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ 26-27 हज़ार के आस-पास से अगर आपने कोई चीज़ ली, आपके उसमें 30-31 बन रहे हैं। मतलब आप 20, 21-22% डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी चीज़ कहाँ ली है, आपके मान लीजिए एक एवरेज 20% इस साल के बन रहे हैं। आप बाज़ार में करने क्या आए हैं? 20, 22, 25% का कैगरी करने आए हैं ना। तो आपका इसी साल में कोई चीज़ लेके 20-22% बन रहा है, तो पहला काम तो ये है, मेरा तो एकदम लोगों को कवायद है कि भाई ये 31,500 32,000 के जब तक ब्रेकआउट नहीं होते हैं तब तक मुनाफ़ा मान लेने में कोई बुराई नहीं है।
आईटी इंडेक्स हम्म, में मुनाफा बांध लेने में, निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ, कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारे टारगेट्स आ गए हैं और आपका 20-22%, 25% डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा स्टॉक या क्या इंडेक्स किया। इंडेक्स तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा फ्यूचर्स में, उतना वॉल्यूम बाहर अभी भी हो रहा है, बट गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी आईटी फ्यूचर्स है, बट कितनी वॉल्यूम होती है मुझे नहीं मालूम। तो आप तो स्टॉक्स ही ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बुक कर लेना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये डायरेक्ट कोरिलेशन है, कोई ऐसा इनडायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। नैस्डैक गिरेगा तो यहाँ पे भी दूसरी सेकंड लेग ऑफ गिरावट आ सकती है। तो नैस्डैक का काफ़ी देखिए यहाँ पे काफ़ी बोल्ड कॉल है, काफ़ी बेयरिश सिग्नल है मेरे हिसाब से ये। ऐसे सिग्नलों पे नैस्डैक इसके पहले कम से कम 5 बार 25 से 40% तक करेक्ट हो चुका है, ठीक है? हम्म, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इस सेल सिग्नल को। तो मेरे हिसाब से नैस्डैक 100 में क्लियर कट सेल के मंथली के सेटअप्स बने हुए हैं, जिन्होंने पिछले 4-5 बारों में जैसे मैंने बोला एवरेज 25 से 40% गिरावट दी है। और अगर इस तरह की गिरावट आती है तो मुझे नहीं कहीं याद है पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में कि नैस्डैक गिरा हो तो आईटी बहुत ज़्यादा चला हो। तो मुझे लगता है कि आईटी का हमारा भी पुल बैक खत्म हो गया है, फिलहाल के लिए। हम्म, मैं 32 500 के ऊपर ही अब दोबारा नया समीकरण निकालने की कोशिश करूँगा। 1000 पॉइंट मैं छोड़ दूँगा। 31,500 से 32,500 में छोड़ दूँगा। जस्ट 2 एंड हाफ 3% जस्ट टू बी श्योर कि यस एक बड़ा मीनिंगफुल कुछ ब्रेकआउट हो गया है, होने वाला है या हो गया है। सेकंड चीज़ ये है कि या इस मंथली करेक्शन में जो आप चले हैं, 26 से 31 जो आप चले हैं, इसका जो करेक्शन आएगा, उसका नेचर देख के हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि यस कि वो जो हमने नीचे में 25,800 के आसपास, 26,000 के आसपास लो रखा था, क्या वो इस साल का फाइनल लो है? तो वो हम्म, भी हम ब्रिज तभी क्रॉस करेंगे जब हम इस करेक्शन को निफ्टी आईटी में हम करेक्शन इंडिया में देख लेंगे, तब हम उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और ये कॉल करेंगे कि 26,000 का लो इस ईयर का फाइनल लो था कि नहीं। तो मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी आईटी का 26,000 वाला लो इस साल का फाइनल लो था। अगर नैस्डैक गिरेगा तो एक नया लो निफ्टी आईटी में बन सकता है। इसलिए टेक मनी आउट ऑफ द टेबल, बॉटम लाइन ये है। जी। नहीं बिल्कुल ये सही बॉटम लाइन है, पैसा बनाते रहो। जी, जी। कच्चे तेल ने भी बड़ा खेल किया भाई, गजब खेल किया है। और देखिए दो कैंडल बिल्कुल बराबर बराबर की लगभग बन रही है, एक लाल एक हरी। और जी, क्रूड में स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली क्लोज जुलाई 2026 में हुआ है। जी। चूंकि ये मंथली क्लोज भी था, वीकली क्लोज भी था, तो इसलिए आपको कई जगहों पे ब्रेंट के प्राइस थोड़ा अलग अलग दिखेंगे, एडजस्टमेंट के हिसाब से हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको लेके चल रहे हैं जो हमें दिख रहा है इस समय क्लोजिंग प्राइस। तो अब हमें ये बताइए कि 24% की क्लोज हुई है जुलाई में, एक जी, महीने के अंदर। जी। कैंडल हम लोग के सामने ही है, दो बड़े बड़े रेड कैंडल के बाद एक पैरेलल ग्रीन कैंडल आया है। क्या इसमें ऊपर जाने की संभावना है या इसका नियर टर्म टॉप बन गया है? देखिए, बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने ये रखा है और जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब मैं पढ़ाता भी तो मैं यही बताता हूँ। जो चार्ट देख रहे हैं, जिस चार्ट में कम्फर्ट है क्योंकि देखिए ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में चलते हैं। 1 आध डॉलर आगे पीछे कोई मंथली क्लोज़ कोई चार्ट पहले ले ले कोई वेंडर है उसका लॉजिक अलग है, वो मंथली क्लोज़ पहले ले लेगा, एक्सपायरी से 15 दिन पहले जैसे ही वॉल्यूम घटेंगे। सो ज़्यादातर वेंडर्स ये करते हैं कि जब यूएस में क्या होता है एक्सपायरी और डिलीवरी आपको लेने के इंटेंशन देने पड़ते हैं। तो वो प्रोसेस को 12-15 दिन लगते हैं, जहाँ पे फर्स्ट मंथ फ्यूचर में वॉल्यूम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तो डिलीवरी की बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे वेंडर डेटा को पहले रोल कर लेते हैं। जैसे ही वॉल्यूम खत्म हुआ और नेक्स्ट मंथ में वॉल्यूम बढ़ा, तो उसको डेटा को रोल कर देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, उनको ये समझना है, जब मैं पढ़ाता भी तो मैं ये भी यही बोलता हूँ, जो चार्ट में कम्फर्ट आ गया, जो चार्ट आप रेगुलरली देख रहे हो, उसी चार्ट से आपको सिग्नल निकालने हैं। ट्रेड तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो कि क्रूड का आपके यहाँ एक्स वाई जेड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्स ट्रेड होता है और आप जेड का चार्ट देख रहे हो। जेड के चार्ट में अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक्स के भी सिग्नल आपको उसमें से मिल जाएंगे। सो कहने हम्म, का मतलब ये है कि इस चार्ट को हम सालों से देख रहे हैं, इसी वेंडर का चार्ट देख रहे हैं और जो भी देखा है ब्रेंट ऑयल में लास्ट 10 सालों में यही चार्ट देखा है। उसी चार्ट पे आज तक आपको कॉल देते आ रहे हैं। तो उसी चार्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बोलता हूँ कि 2021 के बाद से अगर आप देखिए, कोई भी मंथली क्लोज 70 के नीचे बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। वो एक जो पीरियड वॉर के पहले वाला था, जिसको मैं एक बेयर ट्रैप बोलता हूँ, जहाँ आप तकरीबन 8 महीने 70 के 8 महीने आप 70 के नीचे थे और आप 60 तक हम्म, गए थे। तो 60 पे भी हमने फिर बुल कॉल यही लिया था डबल बॉटम वाला, जहाँ हमने डबल बॉटम का कॉल लिया था। लोग वो पॉडकास्ट जाके सुन सकते हैं, पुराना पड़ा होगा मेरे ख्याल से। तो इन द लास्ट कितना हो गया 5 साल में आप हार्डली 5 साल मतलब हो गए आपके 60 महीनों में 60 महीनों में आप 8 महीने ही नीचे रहे हैं, बाकी सारे महीने इसके ऊपर हैं।
बात ये नहीं है कि सारे महीने उसके ऊपर थे। आप ये देखिए कि उसी लेवल से बड़े-बड़े रिवर्सल आए हैं। तो अगर आप देखेंगे स्टार्ट ऑफ जून 2021 में एक बड़ा स्पाइक 70 से ही आया था। उसके बाद से जो नवंबर 21 का करेक्शन आया, बड़ा एक रेड कैंडल बना, एकदम 70 पे रुक गया और वहीं से एक शार्प रिवर्सल आपको दिसंबर में मिल गया। दिसंबर 21 का रिवर्सल बहुत शार्प था। उसके बाद आप जाके देखिए, तो आपको दिखेगा 2023 के मार्च से लेके जून के सारे रिवर्सल वहीं से आए। उसके बाद आप देखिए सितंबर 24 से लेके आप तकरीबन फरवरी 25 तक 70 को आप रिस्पेक्ट करते रहे। सो 70 इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस फॉर ब्रेंट। और मैं हमेशा से ये बोलता ही आ वैसे तो मेरा लगता है मेरा मेरा मानना ये है कि लॉन्ग डेटेड इस साल का एवरेज ब्रेंट का 80 के ऊपर ही रहेगा। जब आप वीवैप निकालेंगे तो 80 के ऊपर ही मिलेगा आपको, उससे कम नहीं। सो आपका जो बेस है 60 वाला, वो कहीं 70 80 तो पहुंच ही गया, 80 85 ब्रेंट पे। और ये इतना स्ट्रांग कैंडल आया है, ये पिछले 5 साल का मंथली का सबसे बड़ा कैंडल है। इसको आपको रिस्पेक्ट किस बात से देनी है कि ये कैंडल बना कब है? सबसे खराब न्यूज़ पे। सबसे खराब न्यूज़ पे सबसे स्ट्रांग रिवर्सल। सब लोग बोल रहे थे, सबने क्रूड की ऑबिचुअरी राइट कर दी थी कि भाई खत्म है, अभी तो $30-40 वापस आ जाएगा, अभी सब हो गया, सब ये है, सब वो। ऐसा कुछ होता नहीं है। इतना बड़ा ये ब्रेकआउट है कि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स रहे हैं क्रूड के, जो आप 70 को होल्ड करके इतना बड़ा लॉन्च पैड बना के जा रहे हैं। इसमें अभी पीछे का चार्ट नहीं है क्योंकि ग्रैनुलैरिटी नहीं रहेगी, लेकिन जब आप पीछे का चार्ट देखेंगे, आपको पहले समझना है कि ब्रेंट $13 से चला था। 14-15 तो 13-15 $15 से सॉरी $15 से चला था नवंबर 20 में। उसके नीचे भी गया था लेकिन वो इंट्राडे में, बट आप समझ लीजिए कि 15-16 डॉलर से चला हुआ है। उसमें वो 120 गया है यूक्रेन वॉर में। यूक्रेन वॉर के बाद अभी इस वॉर में भी उस यूक्रेन वॉर में तो एक स्पाइक 140 का भी मारा था, लेकिन 120 यूक्रेन वॉर में गया। ईरान वॉर में भी 120 गया वापस से। खुदा ना खास्ता जिस दिन 120 निकलेगा इसका, आप सोच नहीं सकते कि क्या हो सकता है। बट तब तक आप ये सेफली अज्यूम कर लीजिए कि 80 से 120 की रेंज है। 70-80 के नीचे बहुत ज्यादा जाएगा नहीं, बार-बार 100-120 को रिटेस्ट करता रहेगा। तो जब लास्ट टाइम अभी गया था 70 पे, 75 पे, तो हमने यही बोला था कि 100 के टारगेट है, 100 रिटेस्ट हो गया। मेरा मानना है कि अगले 6-12 महीने में कभी ना कभी 120 निकलेगा और 80 नहीं टूटेगा। 75-80 नहीं टूटेगा डिसाइसिवली और 120 निकलेगा। आप सोच नहीं सकते उसके बाद किस तरह के लेवल्स और क्या चीजें उसमें बन सकती हैं, क्योंकि इतना बड़ा मूव वहां से इतना बड़ा ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। और क्रूड एक ही बड़ा एसेट क्लास बचा है। लास्ट 1.5 साल पहले तक 2 थे, सिल्वर और क्रूड। अब क्रूड ही एक एसेट क्लास बचा है, 2008 के हाई के ऊपर नहीं गया है अभी तक। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दुनिया के इतने बड़े एसेट क्लास को किसी भी कारण से इतने दिन तक इतना दबा के रख सकते हैं। रोटेशन के हिसाब से, मॉनेटरी रोटेशन के हिसाब से ये अपना काम करके जाएगा। जिस दिन 120 का ब्रेकआउट हुआ, मैं वो सिनेरियो अभी सोचना भी नहीं चाहता हूँ, सोच भी नहीं रहा हूँ। लोग कहेंगे सर डराते हैं, बट यू हैव टू बी मेंटली अवेयर एंड बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वन डे 120 विल ब्रेक, एंड दैट वन डे टू मी इज इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि क्या-क्या यहाँ हो सकता है। तो बने रहें इस ट्रेड में, अलर्ट रहें और रिस्क रिवॉर्ड्स को ट्रेड करते रहें। 70-80 में मिलता रहे, लेते रहें, 100-120 में बेचते रहें। जब तक ये दुकान चल रही है, चलाएँ। पिछले साल हमने ये दुकान चलाई थी, उसके पहले भी हम यही दुकान चलाते थे। 21-22 में भी आराम से एक ट्रेड हमने की है। 80 से 100 वाले हमने कम से कम 5-6 ट्रेड किए आपके साथ, जब हम पिछले चैनल पे थे। और मुझे अभी भी लगता है कि वो ट्रेड 80 से 100 वाला ट्रेड बड़े आराम से आता है, 60 से 80 वाला ट्रेड भी बड़े आराम से इसमें आ रहा था। जब तक नीचे से आपको करके ये ट्रेड्स मिल रहे हैं, मज़े लेते रहिए, पैसे कमाते रहिए। जिस दिन ब्रेकआउट होगा, उस दिन तो बड़े टारगेट हम निकाल के लाएँगे आपके लिए। बट फिलहाल अ, ठीक है। 75-80 के नीचे नहीं है बहुत ज़्यादा और 120 के बहुत ज़्यादा पार नहीं है। इसके बीच में आप ट्रेड करते रहिए। 120 का शॉर्ट ट्रेड भी अगर लोगों को याद हो कि हमने कहा था कि बस अभी हो गया है 120 के से अटकता है तो कहीं वापस एक बार 80 की तरफ जाएगा। तब हमको ये नहीं लगा था 80-100 की तरफ जाएगा कि वो 70 तोड़ देगा 1 आध दिन के लिए। बट ठीक है, इट्स ओके। 1 दिन के लिए 70 तोड़ा, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यही बोलता हूँ, 1 आध दिन के मूव से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। वीकली क्लोजेस एंड मंथली क्लोजेस आर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू वांट टू सी एज़ अ पोजिशनल ट्रेडर। तो मेरा शॉर्ट टर्म ही 3 महीने का है, मेरा मीडियम टर्म 9 महीने का है, मेरा लॉन्ग टर्म 12 महीने प्लस का है। ये मेरा टाइम फ्रेम रहता है ट्रेड करने के लिए। तो जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये समझ के चलें कि मेरा टाइम फ्रेम ये है। अब आप इसको 1 महीने में देखने लगेंगे, 15 दिन में देखने लगेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं सबको यही बोलता हूँ पढ़ाते वक़्त भी, कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, पहले अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए। और मैं तो कहता हूँ आई डोंट बिलीव इन शॉर्ट टर्म। ये इंट्राडे में तो हम बिलीव करते ही नहीं है। सो यू हैव टू हैव अ मिनिमम 0 टू 3 मंथ व्यू। एक 2-3 महीने का भी व्यू अगर आप नहीं बनाते हैं शॉर्ट टर्म में, तो पैसे नहीं जी। बनेंगे आपके। जी। ओके, तो एक छोटा सवाल इसमें ये है कि अगर हम 80 से 120 की रेंज में आप बोल रहे थे तो रेंज के एकदम लोअर लेवल के आसपास खड़ा है। हाँ, तो जब लोअर रेंज के लोअर लेवल पे था, हमने कहा मिडल ऑफ द रेंज 100, यही चार्ट हम दिखा रहे हैं ना।
सी बेस्ट पार्ट क्या है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। और प्लस ये सारे चार्ट्स लोगों के लिए अब, जब तक यूट्यूब है, जब तक उनका डेटा सेंटर है और जब तक ये चार्ट्स हैं, तब तक आप घुमा घुमा के पिछले, ये पॉडकास्ट करने का और एजुकेशन वाला हमारा मुहिम का भी ये भी एक कारण है कि आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट है। आप जाके हमको बार बार पीछे चेक कर सकते हैं कि क्या हम अपने प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं। प्रोसेस हम चेंज नहीं करेंगे, गलत सही हम जा सकते हैं, 10 में से 1-2 बार हम गलत जाते ही हैं, स्टॉप लॉस करना ही पड़ता है। बट अगर आप एक अच्छा प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, आज आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आईपीएल ले लीजिए, ओलंपिक्स ले लीजिए, कॉमनवेल्थ ले लीजिए, हर आदमी के साथ एक मेंटल कोच जाता है। तो मेंटल कोचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। और आप उस प्रोसेस, और मेंटल कोच का काम क्या है, आपके प्रोसेस को बार बार आपको रिमाइंड कराना कि भाई आप अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप धोनी के भी बड़े इंटरव्यूज पुराने सुने तो उसमें हमेशा बात वो करते हैं कि वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। मार्केट्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल क्वांट्स इज ऑल अबाउट मैथ्स। अगर आप मैथ्स के बेसिक्स को फॉलो करते रहेंगे, प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, तो 7 में से 10 में से करेक्ट। 7 या 10 में से 8 बार आप पैसा कमाते रहेंगे। दैट इज गुड इनफ। विद अ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप 60 बार भी सही जा रहे हैं 100 में से, तो भी मैथमेटिकली आपका पैसा बनेगा। बट वो 60-40 का प्रोसेस फॉलो करना है स्ट्राइक रेट में, और 1:2 का मिनिमम, ये 2 चीजें मिनिमम है। 60-40 का अगर व्यू नहीं बना तो हम कुछ नहीं करते, हम बैठे रहते हैं शांति से। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं बना तो भी हम बैठे रहते हैं शांति से, कुछ नहीं करते। ये 2 पैरामीटर्स जो भी लोग भी टेक्निकल्स कर रहे हैं, अगर आप फॉलो करेंगे और इनके बेसिक्स आपने, इनका आपने बेयर मिनिमम आपने कर लिया, व्हिच मींस 60-40 आपका बेयर मिनिमम है, उसके पहले आप ट्रेड नहीं करेंगे। और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपका बेयर मिनिमम है, उसके पहले आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 2 ये प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए, तो सवाल ही नहीं है मैथमेटिकली कि आपके पैसे नहीं बने, और आपका जो भी है तमन्ना है लाइफ में 15-20% कैगर जी। की या 25% कैगर की, वो ना बने, ऐसा नहीं होगा। बट आपको ये 2 बेसिक बेयर रिक्वायरमेंट्स पूरे करने हैं अपनी ट्रेडिंग में। जी। अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, यूएसडी आईएनआर। जी। 9538 की क्लोजिंग है इसकी, जी। और एक लंबी जर्नी इसने कंप्लीट की है। जी। क्या ये जो आपने पिछली बार कहा था कि अब ये 100 की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, नया पैटर्न बन रहा है इसमें? मैंने कहा था, देखिए दिल तो नहीं, इस देश का नागरिक होने के हिसाब से दिल तो नहीं चाहता कि 100 के ऊपर जाए, क्योंकि उसके बाद की हेडलाइंस और उसके बाद की जो फजीयत होती है ना, वो मुझे दिखती है पहले से ही ना। बताने कुछ समझदारी की चीज ये है, कॉमन सेंस की बात ये है कि जो आप कुछ चीजें सोच सकते हैं कि भाई ये निकलने के बाद ग्लोबल हेडलाइन क्या होगा। मैं कहता हूँ बड़े बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी, मतलब 100 का आंकड़ा छपा होगा। मैं नहीं चाहता वो, हम्म। दिल से वो नहीं चाहता। बट दिमाग से देखता हूं तो थ्रोबैक्स नहीं आ रहे, करेक्शंस डीप नहीं हो रहे, रिवर्सल शार्प नहीं बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 100 के ऊपर नहीं जाए। उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश वीकली कैंडल या मंथली कैंडल तो बनाना पड़ेगा ना, वो नहीं बन रहा है। और मंथ ऑन वीक हो क्या रहा है, 20-25 पैसा ऊपर 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 ऊपर। अब आप ये हाईएस्ट, अभी तक हम गए 2 हफ्ते से क्या बात कर रहे थे, वन बाय वन हाईएस्ट वीकली क्लोजेस बन रहे थे, धीमे 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 इट वाज इंचिंग हायर। और यहाँ क्या हो रहा है, अब हाईएस्ट मंथली क्लोज आ गया। तो जब मंथ हुआ तो ये भी देखा ना भाई मंथली क्लोज में क्या किया, तो दिस इज द हाईएस्ट मंथली क्लोज एवर, मतलब हम्म। वीकेस्ट मंथली क्लोज फॉर रुपी एवर। तो जब तक इसमें कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिखेंगे, तब तक ट्रेंड तो वही ऊपर रहेगा ना। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक मोटो क्या है, बेसिक उसका बेसिक टेनेट क्या है कि द ट्रेंड इज इन्फोर्स्ड इट इज देयर इज अ क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल। तो रिवर्सल के साइन नहीं है, ट्रेंड ऊपर चल रहा है, तो हम इसको क्यों कॉल करेंगे नीचे। तमन्ना तो, दिल तो चाहता है कि ये पलट जाए, लेकिन दिमाग तो नहीं बता रहा है ना वो चीज की हो रही है। सो कोई रिवर्सल का साइन दिखे, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। रूपी पे व्यू चेंज करते वक्त मैं सबसे खुश रहूंगा, और उस दिन मैं छाती ठोक ठोक के बताऊंगा चलो भाई मैंने कर दिया है चेंज। 3 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए आपके साथ, 72-73 से ट्रेड पकड़ा था, ये कूल ऑफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करूं। मैं तो बाजार का फॉलोअर हूं ना। तो 3 साल हो हम्म। गए, 70-72 वाला रुपया हम कहाँ ले आए सर, 95 तक के टारगेट्स ले आए। अभी भी लगता है कि 100 के पार हो सकता है अगर रिवर्सल हम्म। नहीं करता जल्दी से तो। तो यस लेट्स सी। बट ये मंथली क्लोज देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि चलो थोड़ा-सा एक लोअर क्लोज मिले, लेकिन नहीं मिला है। सो लेट्स सी। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, 1 महीना अब और देखना पड़ेगा। मंथली चार्ट देखने के लिए आपको पेशेंस से 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। वीकली चार्ट देखने के लिए हर बार आपको पेशेंस से 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा। सो वो वो हर एनालिस्ट का काम है कि यू हैव टू बी श्योर इन योर टाइम फ्रेम। तो जब मैं लॉन्ग टर्म कुछ भी बात करता हूँ, तो उसके लिए मैं मंथली से रेफरेंस लेता हूँ। और जब मैं मीडियम टर्म बात करता हूँ, जो हम इस पॉडकास्ट में रखते हैं 3-6 महीने वाले व्यू टाइप्स, वहां हम वीकली चार्ट ज्यादा देखते हैं। डेली पे मैं बहुत कम निर्भर करता हूँ, जस्ट फॉर फाइन ट्यूनिंग।
सारा व्यू हम वीकली और मंथली से ही निकालते हैं। डेली चार्ट से हम खाली ग्रैन्युलैरिटी कभी देख लेते हैं या फाइन ट्यूनिंग का मन करता है तो देख लेते हैं। But the signal has to come the medium term signal has to come from a weekly chart. The long term signal has to come from a quarterly और monthly chart. तो लास्ट क्वार्टर में जब क्वार्टर के लिए बंद हुए थे तो क्वार्टर भी देखे थे, ऐसा नहीं कि हमने क्वार्टर नहीं देखे थे, क्वार्टरली क्लोज भी देखे थे। तो जैसे जैसे जो हम्म, जो चीजें बनेंगी हम दर्शकों के लिए लाएंगे। तो क्वार्टर के लिए 2 महीने और वेट करना है, जी। सितंबर क्वार्टर के लिए 2 महीने और वेट करना है, मंथ के लिए 1 महीना वेट करना है, वीक के लिए 5 महीना वेट करना है। तो ये सारी चीजें अपने आप जैसे जैसे होंगी वैसे ही वैसे हम ला पाएंगे। समय से पहले हम किसी के लिए कुछ भी ला नहीं पाएंगे। और कोई भी अपने लिए नहीं ला पाएगा। क्वार्टरली चार्ट में आज कैसे लाऊं, ये तो मैं सितंबर में ही लाऊंगा ना। और बाजार के लिए अगर आप क्वार्टरली से व्यू निकालेंगे तो आपको सितंबर सितंबर का वेट करना पड़ेगा। तो क्वार्टरली कभी कभी लेट हो जाता है, इसीलिए मंथली इज द बेस्ट। मंथली इज द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, वीकली इज द बेस्ट फॉर मीडियम टर्म। अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो कर लेंगे तो मुझसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, खुद भी कर लेंगे तो हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि ये करिए जरूर, चाहे चाहे सेल्फ स्टडी करिए चाहे पढ़िए, लेकिन जी। वीकली मंथली को फॉलो करना शुरू करिए। जी। लेकिन समय से पहले ये हो गया है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ है जापान और अमेरिका की करेंसी के बीच में। जी। 164 का हमने लास्ट वीक ही एक हिट देखा था और वहां से आ गया 157। जी। तो गवर्नमेंट ने जापान में इसमें इंटरवेन किया क्योंकि उनकी करेंसी बहुत वीक हो रही थी और जी। क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट करना बड़ा महंगा पड़ रहा, तो उन्होंने किया क्योंकि बैंक ऑफ जापान जो बार बार दबाव बनाए हुए कि वो रेट बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, दिसंबर में उन्होंने बोल रखा है। बहुत स्थिति खराब हुई थी पहले, तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ही करेंसी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है, जापानीज करेंसी ये। और इसका जी। एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बन गया है जी। जो कि जापानीज करेंसी की स्ट्रेंथ दिखाता अगेंस्ट डॉलर। क्या दिख रहा है इसमें, ये तो ज्यादा गड़बड़ दिख रहा है। देखिए, पॉडकास्ट पहले यही बोला था कि 2 एनिमल जो जाग रहे हैं, उसमें एक है क्रूड, जो 2008 के हाई के ऊपर नहीं गया है और बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। वी आर मतलब हम 100 प जब हम टेक्निकल एनालिस्ट थे तो 100% तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में। 100% राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, बट 80-90% वी आर श्योर इन कमिंग टाइम 6-12 महीने में क्रूड 120 निकालेगा। उसके पहले बीच में क्या-क्या करेगा वो हम देखेंगे, बट वो निकालेगा। तो वो एक एनिमल है जो बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं ना, वो एक तलवार जो लटकी हुई है, वो लटकी है, वो कहीं जा नहीं रही है, वो लटकी रहेगी अगले 6-12 महीने। येन कैरी ट्रेड, अब ये भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेड सेटअप होता है, जो लोग समझते हैं इसको समझेंगे। तो उसमें भी अब ये इन्वर्जन दिख रहा है। अगर येन स्ट्रांग होने लगेगा तो येन कैरी ट्रेड धीमे-धीमे अनवाइंड होने लगेगा। बहुत सारे दुनिया के बड़े हेज फंड्स, बहुत सारे बड़े-बड़े फंड्स जो हैं, बहुत बड़े-बड़े सेटअप्स जो हैं, वो बोरोइंग जो चलती है, येन में चलती है। तो और उसको, उस पैसे को लेके वो लोग कहीं ट्रेड कर रहे होते हैं या उस पैसे का कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उस पैसे में लॉस होने लगता है। उसका मार्क टू मार्केट आपको लिखना पड़ेगा ना अपनी बैलेंस शीट में। अगर आज एक कोई हम्म, इंडियन कंपनी डॉलर लोन लेती है और डॉलर डॉलर स्ट्रांग होता जाता है, तो उनको फॉरेक्स में मार्क टू मार्केट दिखाने पड़ते हैं कि भाई करेंसी लॉसेस हो रहे हैं। तो उसी तरीके से ये करेंसी लॉस आपकी बुक में जाएगा। तो ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। तो ट्रेडर्स ने पैसा बोरो किया है, जहाँ पैसा लिया उसमें भी लॉस हो रहा है, पोज़ीशन में भी लॉस होना शुरू हो गया, तो दो धारी तलवार हो जाती है कि हम्म, आपको पोज़ीशन में भी लॉस शुरू हो जाता है और आपकी कैरी में भी लॉस शुरू हो जाता है। तो उससे सब बचेंगे। एवरीबॉडी वॉचेस दिस वेरी क्लोज़ली। ये बहुत बड़ा वीकली कैंडल है। ये लास्ट 2-3 ढाई साल 3-4 साल का एक बड़ा कैंडल है। इसके कंपैरेबल कैंडल एक एग्ज़ैक्टली देखिए, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही एक कैंडल आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये वाला कैंडल आपका एग्ज़ैक्टली जुलाई 24 का कैंडल है। 2 साल के बाद आपने एग्ज़ैक्टली जुलाई में ही ये कैंडल बनाया। दिस गोज़ टू प्रूव द पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था कि जुलाई अगस्त की साइकिल ग्लोबल मार्केट्स के लिए साइकिल वाइज़ बहुत इंपोर्टेंट होती हैं। देखिए, पे जुलाई 24 में भी पिटा था, मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ था और स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था। और जुलाई 26 में भी एकदम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। और हमारा काम कितना मुश्किल है देखिए, सेंट्रल बैंकर्स, बैंक ऑफ जापान लास्ट 2 ढाई साल में इधर से उधर, इधर से यो-यो की तरह आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। सेंट्रल बैंक्स ऊपर-नीचे हो रहे हैं। हम अपने व्यू में खड़े हैं। मुश्किल काम है फिर भी खड़े हैं। सही गलत से डर से भी नहीं, फिर भी खड़े हैं। गलत भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आपको याद हो तो 24 में भी यही बोला था कि बहुत ज़्यादा 165 के ऊपर नहीं है, 62-65 के ऊपर नहीं है। और अभी भी मैंने यही बोला कि बहुत ज़्यादा 62-65 के ऊपर नहीं है और वापस 140 और 120 की तरफ है। ये ट्रेड हमने 24 में भी इसको पॉइंट आउट किया था और 24 में भी फिर बाजार गिरे थे। 24 में भी इसी ट्रेड को पॉइंट आउट करके हमने 24 का हाई बोला था कि भाई अब 2 ढाई साल कुछ नहीं होने वाला बाजार, और निफ्टी का टॉप लग गया है 26,300 वाला।
तब भी हमने इसके चार्ट्स को देख के ही ये सारे सेटअप देखे थे। वही चीज़ आज वापस रिपीट हो रही है। सो अगेन गोइंग टू द फैक्ट दैट यू हैव टू फॉलो योर प्रोसेस। हमारे प्रोसेस में जेपीवाई हमेशा रहेगा, आज भी है और भगवान ने चाहा तो अगले 10 साल भी इस प्रोसेस में रहेगा, आज से 10 साल पहले भी था। येन के लार्जर ट्रेंड देखे बिना हम बाकी सारे काम भी नहीं करते। तो ये प्रोसेस का पार्ट है, उस प्रोसेस में वापस यहाँ सेल सिग्नल आ गया है। तो येन में एक बहुत बड़ा सेल सिग्नल येन दर्शा रहा है, क्रूड भी बहुत बड़ा एक सेल सिग्नल मार्केट्स को दे रहा है। मार्केट्स अपने आप में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, नैस्डैक में भी एक बड़ा सेल सिग्नल है मंथली में। तो मंथली के बड़े सिग्नल्स को मैं बिल्कुल सर आँखों पे रखता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के सेटअप नहीं बने। इस वीक का लब बोलो आप यही रहेगा, निचोड़ यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले कोई पैटर्न बने नहीं है बुल्स के लिए और बेयर्स का ही पलड़ा भारी है और 2 बड़े-बड़े रिस्क बाज़ार के खड़े हैं, एकदम ग्लेयरिंगली खड़े हैं, येन कैरी ट्रेड और क्रूड। क्रूड जो 120 के ऊपर जा सकता है, येन जो 120 आ सकता है। जी। क्या विडंबना है, देखिए जापानीज करेंसी स्ट्रांग हो रही तो हम दुखी हो रहे हैं, और इंडिया स्ट्रांग करेंसी हो रही तो हम खुश हो रहे हैं, है ना। ये यही वक्त की तकाजे मतलब अपनी अपनी करेंसी वीक हो रही है, मतलब और मतलब दूसरे अब येन करेंसी स्ट्रांग मजबूत हो रही तो हमको लग रहा है यार, जब येन क्यों इतना मजबूत हो रहा है, येन करी ट्रेड अनवाइंड हो सकता है, और रुपया मजबूत हो रहा है तो हम करेक्ट। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हालांकि मैं तो इस कैंप में नहीं हूँ, मैं तो रुपया बहुत मजबूत होने के पक्ष में भी नहीं हूँ। बहुत स्ट्रांग रुपया लेके हम क्या करेंगे, दैट इज नॉट द पिक्चर ऑफ नेशनल प्राइड और नेशनल इकोनॉमी। रुपया स्टेबल होना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि जहां भी वो स्टेबल हो, एक्स्ट्रा ना इधर ना उधर, क्योंकि स्ट्रांग करेंसी लेके हम क्या करेंगे, बहुत स्ट्रांग करेंसी से हमारा एक्सपोर्ट खराब हो जाएगा। एनीवे खैर वो इकोनॉमिक डिस्कशन है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कैंडल वाकई जो है, इस चार्ट की ब्यूटी है कि आप हर जुलाई में देखो एक बड़ा कैंडल ऐसे आपको दिखेगा। अब ये कोइंसिडेंस है या कोई पैटर्न है, ये हम लोगों को रीड करना पड़ेगा। जुलाई 2024 में भी ऐसा दिख रहा है, जुलाई 25 के आसपास दिख रहा है, उसके बाद जुलाई 23 के आसपास ऐसा दिख रहा है। हर बार जुलाई में एक ऐसा रेड कैंडल बना है। तो लेट्स सी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट है, और ये डिस्क्लेमर आप लोग देख ये लीजिएगा। बात वही है जो हमेशा हम कहते हैं, 8-4-2 आपको बड़ा 8 साल का लॉन्ग टर्म ट्रेंड 4 साल में काट के खाना है, 4 साल के ट्रेंड को 2 साल में काट के खाना है। हाँ 248 का साइकिल आप हर ग्लोबल चार्ट में पाएँ, हर बड़े अच्छे चार्ट में 248 के साइकिल रहेंगे और ये इसलिए रहेंगे, कॉमन सेंस है कि एक बिज़नेस साइकिल 8 साल का होता है। प्रेसिडेंशियल रूल 4-4 साल के होते हैं यूएस में, तो 4-4-8 हमारे यहाँ 5 साल का होता है। तो ये 4-5 वाले साइकिल जो है ना, ये रहेंगे क्योंकि सरकारें चेंज होती हैं वहाँ पे। पूरा मैनेजमेंट चेंज होता है। आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स चेंज होते हैं। तो ये साइकिल्स एम्बेडेड हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, ये कहीं नहीं जाने वाली हैं। यही मैं पढ़ाता और सिखाता हूँ कि साइकिल से लड़ाई मत करिए, बाजार से लड़ाई मत करिए और साइकिल्स पे पैनी नज़र रखिए। आपको उन टर्न विंडोज़ के आस-पास अच्छे पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, पेशेंस। लेकिन यहाँ मैं 2 साल बोल देता हूँ, लोग बोलते हैं सर 2 साल तो चक्कर क्या है लोगों के पास पेशेंस नहीं है। लोगों को रोज़ करना है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि अच्छा ट्रेड साल में 6-12 महीने में 1 ही बार आता है और बहुत बढ़िया वाले ट्रेड साल में 2 साल में 1 बार आते हैं। वेरी गुड ट्रेड्स 4 साल में 1 बार आते हैं और जो बढ़िया बड़े ट्रेड आते हैं जहाँ पोर्टफोलियो ज़ीरो कर सकते हो या जहाँ पे आप एलोकेशन कॉल ही 0 टू 100 कर सकते हो, वो 8 साल में आता है। एवरी 8 इयर्स यू हैव टू टेक अ बिग कॉल ऑन इक्विटीज कि क्या मैं इक्विटी से निकलूं। मतलब म्यूचुअल फंड या फंड वाले नहीं कर सकते, बट एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप 8 साल में एक बार आपको बड़ा कॉल लेना पड़ेगा। हर 8 साल में अभी बाजार कौन 40% वाला आने गिरता ही वाला है। है, अभी जी, कौन सा आने वाला है, 2 साल वाला, 4 साल वाला, 8 साल, अभी जो इस साल 8 साल आईफोन 2000 2026 इज एग्जैक्टली 8 इयर्स फ्रॉम 2018। 8 साल का क्रिस्प साइकिल पे आप खड़े हो, ठीक है? लोगों को लगता है कि कोविड 2020 का टॉप था। नहीं, जनवरी 2018 का टॉप, जहां पे सारा मार्केट टॉप आउट हो गया था, वहां से स्टॉक्स 2020 तक गिरते रहते। निफ आप देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप में जब आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा समीकरण ही अलग है। निफ्टी ने आपको धोखा दिया, 18 से 20 तक धीमे-धीमे करके आपको ट्रेड में रखा। लेकिन 2018 का आप जाके जनवरी वाला टॉप देखिए, 80% मार्केट वहां से 2020 तक गिरा था। 70 टू 80% ऑफ द स्टॉक्स केप्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम जनवरी 2018 टू कोविड लो। खाली 20-25% यूनिवर्स चला था 2020 में मर के। तो लोगों को लगता था कि अरे बहुत बड़ी तेजी। फैक्ट ऑफ द तो मेरे लिए 2018 का टॉप इंडिया का टॉप था बड़ा 18 और वो 2000 और वो भी 8 साल के साइकिल वाला टॉप था, राइट? क्योंकि 2010 से आप 2018 तक चले थे। 2008 10 का एक टॉप था, 18 में एक टॉप लगा। 18 के बाद अभी 8 साल पूरे हो गए 26 में। 26 इज अ वेरी वी आर स्टैंडिंग ऑन अ क्रिस्प 8 ईयर साइकिल।
वो हमने खैर 14 में कॉल ये ले लिया था कि पोर्टफोलियो ज़ीरो का कॉल तो 14 का था। तो पोर्टफोलियो की जो पिटाई हुई है 24 के बाद, सॉरी 24 के बाद से, वो तो हुई है। 26 भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है 18 के बाद, जहाँ पे एक बड़ा 8 साल का साइकिल खत्म हो रहा है। यहाँ से कुछ बड़ा ही होगा। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, मैं लॉन्ग टर्म इंडिया बुल हूँ, अगर ब्रेकआउट हो गया तो 2-4 साल तेजी भी करेंगे। बट वो तो ब्रिज तभी क्रॉस करेंगे ना जब वो होगा। हो तो नहीं रहा ना, मेरा मन तो बहुत चाह रहा है कि हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो जी। लग रहा है कि भाई रिस्क ड्राई पाउडर बना के रखेंगे तो फायदा होगा। 26 इज़ अ क्रिस्प साइकिल जहाँ पे इंडेक्स आपको धोखा दे सकता है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो लग तो मुझे ये रहा ओके। है कि 24 में जो कॉल लिया कि दिवाली बॉटम, 24 के स्टार्ट में ही, वो 24 के एंड जहाँ से 24 का टॉप कॉल किया था सितंबर वाला, तब बोला था कि दिवाली तक बॉटम बनेगा। तो अभी भी उसी कैंप में है कि दिवाली में मेजर बॉटम इंडिया में। बट उसके पहले गलती से अगर चल गया, तो साहब फिर बहुत तकलीफ है। अगर ये चल गया यहाँ से बाजार, तो ये लास्ट बुल मार्केट है इंडिया का। इस सेगमेंट में 2 ढाई साल तेजी होगी, उसके बाद भूल जाइए। बेटर बाजार के लिए यही है कि यहाँ पे एक डिसेंट हेल्दी करेक्शन ले ले, तो खुद मैं 8 साल का बुल मार्केट कॉल करने वाला हूँ दिवाली के बाद। सो लेट्स सी, चलो, लेट्स सी। बहुत दूर नहीं जी, है, 90 दिन और तीन दूर चार नहीं है। महीने सर सोचा था 24 से सोचा था, तो देखिए करते-करते 20 महीने निकल गए। बाजार यस। कहीं गया तो नहीं ना? 26,300 का हाई निकला क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, निकला। यही इसमें कहा था कि 2 साल तक ये हाई नहीं निकलेगा। तब ये थोड़ा ना बोला था, तब भी यही बोला, और ये बोला था कि 25-30% करेक्शन चाहिए। 16-17% हुआ है, नहीं हुआ 25। मार्केट इज़ मिसिंग अ हेल्दी करेक्शन फॉर लास्ट 2 साइकल्स, 22 एंड 24। दोनों में हमने हेल्दी करेक्शन नहीं लिया है। तो ये आप अपने सेहत का चेकअप नहीं कराते रहेंगे, हेल्दी करेक्शन नहीं लेंगे, ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। उसके लिए ताली बजाने ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, नहीं साहब हम तो सबका माल लेके हम तो ले जाएँगे बाजार को। नो, यू आर मेकिंग द मार्केट मोर हेल्दी। अ ब्रेकआउट फ्रॉम हियर विल मेक द मार्केट मोर अनहेल्दी। We will trade that unhealthy breakout. We will try and trade that unhealthy breakout. But we will always be aware that it is an unhealthy breakout. इसके बाद के आने वाला बेयर मार्केट बहुत गंदा होगा। तो मार्केट के सेहत के लिए यही अच्छा है कि हेल्दी करेक्शन यहाँ से अभी ले, क्योंकि नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद वाला बेयर मार्केट आप झेल नहीं पाएँगे। ये हम एलियट वेव काउंटिंग के हिसाब से बताते हैं। तो इट्स बेटर दैट वी डू अ ओके। हेल्दी करेक्शन व्हिच वी हैव नॉट डन इन 2024। फिर लोग बोलेंगे कि सर बोलते हैं मंदी में रहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि हर 2 साल में, 4 साल में बाजार 40%, 35%, एवरेज 30% गिरता था, जो 22 और 24 में नहीं गिरा है। सो मार्केट हैज़ नॉट टेकन अ हेल्दी करेक्शन इन 2024, 22 एंड 24। इट इज़ गुड टाइम इन 26 टू टेक इट। नहीं तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। उस मुसीबत से फिर बाजार बचेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगी। मुझे दिख रहा है ना वो चीज़ें। तो इसलिए मैं थोड़ा डरता हूँ, और कोई जी। बात नहीं है। बट सारे ट्रेड हम करेंगे। अनहेल्दी ब्रेकआउट हुआ तो उसको भी ट्रेड करेंगे, हम्म, नो डाउट। जी, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, और ये मंथली क्लोज के सारे चार्ट जो हमने देखे उस पर विचार होगा। और अगले जी, हफ्ते से हम लोग नए, मतलब अगस्त की सीरीज में तो घुस कर चुके हैं पहले से ही। अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे इवेंट हैं इसमें। क्रेडिट पॉलिसी अगले हफ्ते 5 तारीख को, फिर इसके बाद फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, अर्निंग सीजन Q2 की शुरू, तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ इलेक्शन आर भी वेरी है। इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग देखेंगे क्या होता है, मानसून वानसून भी सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल ये शो यहीं पे खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि हमने कई इंटरेस्टिंग जी, चार्ट भी डाले, और मंथली था इसलिए मंथली था इसलिए थोड़ा-सा। थोड़ा ज़्यादा हाँ, लंबा हो गया। हाँ। तो जी, अब नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बहुत-बहुत देखेंगे नमस्कार। क्या बाज़ार की स्थिति बन